नमस्कार। आप सभी के रिक्वेस्ट के आधार पर आज से हम लोग पीवाईक्यू की रिवीजन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये रिवीजन सीरीज बेसिकली हम जो टेलीग्राम पर डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चंस डालते हैं बीपीएससी पीवाईक्यूज के, चाहे वो कोई भी पीवाईक्यूज पूछे गए हों, खासकर लेटेस्ट वाले, तो उसका ही ये रिवीजन सीरीज है। और अगर आप अभी तक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो टेलीग्राम से जुड़कर टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और यहाँ पर रिवीजन सीरीज का मजा लीजिए। फिर भी अगर आप वहाँ अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो को पॉज़ करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं खुद से, एंड देन यू कैन सी द आंसर रिव्यू डिस्कशन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन विदाउट डिलेइंग। और जिनका हिंदी मीडियम भी है तो क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, आराम से आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, देयर विल बी नो इश्यू। So the first question is match the list 1 with the list 2 and choose the correct answer। और लिस्ट 1 में इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है और लिस्ट 2 में उसके आर्टिकल्स दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बीपीएससी में फेमस है, इमरजेंसी का भी टॉपिक। सो ए इज योर नेशनल इमरजेंसी, बी फाइनेंशियल इमरजेंसी, सी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट एंड डी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द फेडरल डायरेक्टिव्स। अब आप हमें बताओ, इमरजेंसी आपने पढ़ा होगा, कम से कम इन चारों में से एक आर्टिकल तो जरूर पता होगा। अरे नेशनल इमरजेंसी वाला तो पता होगा कि 352 है, उसमें अगर मैं 4 जोड़ देता हूं तो 356 हो गया। ये कौन सा है, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, उसमें भी मैं अगर 4 जोड़ता हूं तो 360, दैट इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। काम बन गया आपका। अब बताओ, ए में आर्टिकल 352 मैच करेगा कि नहीं? बिल्कुल मैच करेगा। बी में आर्टिकल 360 मैच करेगा कि नहीं? बिल्कुल मैच करेगा। तो उस हिसाब से आप देखिए, ए का हो गया आपका 3, बी का हो गया आपका 1, आपका आंसर आ गया, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन में आपको इस टाइप के मैचिंग नहीं मिलेंगे। सो योर आंसर इज ए। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आर्टिकल 356 है और आर्टिकल 365 है, ये वास्तव में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के ही बारे में डील करता है। और आर्टिकल 356 कब लगाए जाएंगे? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाएगी। ये 356 में ही मेंशन है कि विफलता होगी और प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 365 जो है, ये भी प्रेसिडेंट रूल लगाने के कारण को बताता है कि भाई, जब राज्य को संदेश दिया गया केंद्र के द्वारा और उस डायरेक्टिव्स को पालन नहीं किया गया, तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो बी केयरफुल। ओके, so now moving to the next question, which of the following state of India has the highest total number of national highway? यहाँ पर लेंथ नहीं पूछ रहा है, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे कौन से राज्य के पास है। बी केयरफुल इन आंसरिंग द क्वेश्चन। ऑप्शन इज राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। मुझे पता है आप इन दो राज्यों में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ 50 वाला लॉजिक नहीं लगाना है आपको। डायरेक्टली पता हो तो मारिए, नहीं पता है तो यू शुड इग्नोर। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। एक और क्वेश्चन आया था 71 बीपीएससी में, भारतमाला परियोजना के तहत सबसे ज्यादा रोड किस राज्य में बने हैं? क्या आप उस क्वेश्चन को रिकॉल कर पा रहे हैं? और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा लेंथ एनएच का किस राज्य में है, सिर्फ पहला नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, इतना तो याद रखिए आप, या रिकॉल करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, किसी न किसी को तो जरूर पता होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया और जो वहाँ फॉरेस्ट कवर है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप बताओ कि सबसे ज़्यादा से लेकर क्रम में आप अरेंज करिए। ऑप्शन दिए हैं मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स आंसर, मिजोरम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट टू ज्योग्राफिकल एरिया मौजूद है, याद रखिएगा, पूरे राज्यों में। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर मेघालय आता है और चौथे नंबर पर मणिपुर आता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 इज योर फर्स्ट। तो अगर एक भी पता होता तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता। इसलिए कभी कभी ये होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में खासकर, या तो एक ऑप्शन भी आपको पता हो, एक आंसर भी पता हो, तो यू विल कम टू द राइट आंसर, राइट? अब यहाँ पर मैं और कुछ पूछता हूँ आपसे, आप बताओ टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भारत का कितना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया वाइज 3 राज्यों का नाम बताइए, बड़ा से छोटा में। यहाँ पर परसेंटेज वाइज है, लेकिन आपको एरिया वाइज हम पूछ रहे हैं,
क्योंकि वो भी क्वेश्चन तो बन सकता है ना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, कैमूर, मुंगेर एंड रोहतास हैव लाइमस्टोन डिपॉजिट्स इन बिहार। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट 2, quartzite available in large quantity in Lakhisaray, Munger and Nalanda district. Statement 3, pyrite deposit are abundantly available in Rohtas district of Bihar। और इसमें से सही आंसर चुनना है। आई थिंक जब तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा होगा आपका आंसर आ भी गया होगा। भाई आपको पता है ना, ये इस जो बिहार है, थोड़ा सा माफ करिएगा हमारी ड्राइंग को, तो ये जो इस साइड है रोहतास है, कैमूर है, लाइमस्टोन के लिए फेमस है ना। और कैमूरियन रेंज किसका एक्सटेंशन है? विंध्यंस, और विंध्यंस में आपको लाइमस्टोन सब मिलते हैं, वैसे भी आप रिलेट कर सकते हो, राइट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, क्वार्टजाइट लखीसराय, मुंगेर, नालंदा में मिलते हैं। पायराइट्स, पायराइट तो रोहतास ही फेमस है, तो उस हिसाब से आपका तीनों स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ पर मैं एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जो मिनरल डिपॉजिट है ना, वो आप देखेंगे कि साउथ बिहार में ही ज़्यादा मिलते हैं, साउथ बिहार में ही मिलते हैं अगर मैं कहूँ तो। नॉर्थ बिहार में आपको ये जो मिनरल्स है कि कोयला मिल जाएगा या लोहा मिल जाएगा या एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ये सब नहीं मिलते हैं। अब आप हमें बताओ कि क्यों आखिरकार साउथ बिहार में मिलता है ये सब मिनरल्स या रिसोर्सेस? कुछ गेस कर पा रहे हो आप ज्योग्राफी से? अगर हाँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो थोड़ा पता करिए, राइट। और इसी प्रकार से आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मीका। मीका कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? हिंट दूं? गाना, मीका जी गाना गाते हैं ना, तो 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम बता दीजिए अब आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 सेंचुरी या नेशनल पार्क्स। तो यहाँ पर स्पीसीज के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरियाज के नाम है। व्हाइट टाइगर, मस्क डियर, वन हॉर्न रेहनोज, विल एस। जैसे ही मैंने सी पढ़ा होगा, वन हॉर्न रेहनो, एक सींग वाला गेंडा, तो आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ये तो काजीरंगा में मिलता है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। तो सी 1 से मैच करना चाहिए, तो कहाँ है भाई? सी 1 से मैच कर रहा है, बट यहाँ पर 50-50 हो गया, तो एक और ढूंढिए आप। तो एक और ढूंढने गए तो मुझे पता चला कि भाई जो मस्क डियर है, यानी कि हिमालयन मस्क डियर जिसको कहते हैं, वो दक्षी गांव में मौजूद होता है। और दक्षी गांव कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, ये नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का। और मस्क डियर को कस्तूरी मृग भी कहा जाता है, यहाँ पर आप देखिए हिंदी में लिखा हुआ भी है। तो मेरे ख्याल से अब आपका काम बन जाएगा, बी का 3 हो जाना चाहिए। तो बी का 3 आ गया, आपका आंसर हो गया। तो अब आप बता दो व्हाइट टाइगर कहाँ पर है? यस, व्हाइट टाइगर है आपका 4 यानी बांधवगढ़ में। अब यहाँ पर आपको काम ये करना है, आप बताओ कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? दक्षिण गांव के बारे में मैंने बता दिया, काजीरंगा के बारे में भी मैं बता दिया, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, which of the following newspaper wrote that the rebellion of 1857 is in truth a national revolt? किसने लिखा था कि 1857 का विद्रोह वास्तव में एक राष्ट्रीय विद्रोह है? इस प्रकार के क्वेश्चन कॉमन है बीपीएससी में या अदर एग्जाम में। 1857 के बारे में किसने क्या कहा? तो बेसिकली इसमें कोई गेसिंग नहीं कर सकते हो आप, तो डायरेक्ट आपको आंसर पर आना है। इसका आंसर है द न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून। ओके, अब यहीं से 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। बताओ बिहार से 1857 रिवोल्ट में किसने लीड किया था और उस पर्सनालिटी को किस नाम से जाना जाता है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1857 को या इसके रिवोल्ट को द फर्स्ट वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस कहा था, किसने कहा था? फिर किसी ने यह भी कहा था कि इट इज नाइदर द फर्स्ट नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी आप बताओ, 2-3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन रिकॉल करिए, ऐसे जाने नहीं देंगे आपको हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, अंडर विच सेटलमेंट द टैक्स वाज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ विलेज अकाउंट्स नॉन एज पुटकट सिस्टम? ओके, तो ये भी एक लैंड रेवेन्यू को एनालाइज करने का सिस्टम था, हालांकि काफी अनसाइंटिफिक था। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। परमानेंट है, महलबारी है, रैयतवारी है, इजारदारी है। ये सब ब्रिटिश के समय काल में इंट्रोड्यूस किए गए थे, अगर आपको पता हो तो। सो द राइट आंसर इज रैयतवारी। और इसके तहत क्या होता था कि जो लैंड रेवेन्यू एसेस की जाती थी फार्मर्स की, वो बेसिकली प्रीवियस रेवेन्यू जो दिए गए हैं फार्मर्स के द्वारा उस पर की जाती थी, ना कि लैंड का क्या प्रोडक्टिविटी है और वो कौन सा क्रॉप ग्रो किया है और क्या वेदर क्लाइमेट फेनोमेना उस समय रहा है, इस सब पर नहीं। आज के कंपैरिजन में बहुत ही अलग था। तो ये रैयतवारी का पार्ट था, प्लीज रिमेंबर। एंड यहाँ पर ये चारों जो मैंने आपको बताया है,
इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसके क्या कुछ प्रोविजंस थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, एस्ट्रोनॉमी रिफर्ड बाय मेगास्थनी वाज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट, लैंड ग्रांट या टाउन ऑफिशियल। तो बेसिकली ये टाउन ऑफिशियल है, ठीक है, नगर अधिकारी। और मैं यहाँ पर एक बात और बताता हूँ आपको कि अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो इस बार से मैंडेटरी है कि आप ई ऑप्शन को भी मार्क करके आएंगे, ठीक है, नहीं तो आपका नेगेटिव जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच सिटी ऑफ बिहार वाज डिस्क्राइब्ड बाय ट्रेवेनियर एज द मोस्ट फेमस मार्ट इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी। मार्ट मतलब हो गया आपका मंडी या फिर जो शॉप एरियाज है वो। किसने डिस्क्राइब किया? ट्रेवेनियर ने। ट्रेवेनियर कौन था? बेसिकली फ्रेंच ट्रेवलर था, राइट। तो क्या पटना को उसने डिस्क्राइब किया, भागलपुर को, मुंगेर को, दरभंगा को? राइट आंसर इज पटना। ओके, coming to the next question, with reference to the Charter Act of 1813, which of the following statements is your correct? पहला है, it renewed the company's charter for 15 years। फैक्ट है, हो सकता है हमें नहीं पता। स्टेटमेंट 2, कंपनी was deprived of its monopoly। एकाधिकार को वंचित कर दिया गया कि वो इंडिया से ट्रेड करे। स्टेटमेंट 3, it led to westernization of India। स्टेटमेंट 4, Christian missionaries were allowed to enter India। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? चलो गेस करवाते हैं आपको। ये आप बताओ भाई, अंग्रेज आया तो ये वेस्टर्नाइजेशन नहीं करेगा तो क्या ईस्टर्नाइजेशन करेगा? वेस्टर्नाइजेशन तो करेगा ना भाई। आज भी तो हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं, तो उस समय नहीं किया होगा इसने? किया होगा। जनरल स्टेटमेंट है ये। बाकी समय आप देखो फैक्ट्स हैं। तो 3 कहीं हमें मिल जाए तो हमें मुक्ति मिल जाएगा। कहीं 3 है क्या? ऑप्शन 1 में नहीं है, सी में नहीं, डी में नहीं है, बी और सी में आ गए 50-50 पर। अब हमें क्या चेक करना है भाई? हमें चेक करना है कि 4 सही है या गलत। अगर आपको अब पता है कि हाँ भाई 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किए गए थे, उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन लाया गया था शिक्षा के डोमेन में। क्या आप कुछ बता सकते हैं? एंड इतना मैंने अगर बोला ही है तो ये भी मैं बोलता हूँ आपको कि ये जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स लाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड प्लीज आप इसे कवर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। वेयर इन इंडिया ए रिलीजियस मूवमेंट कॉल्ड तारिका ए मोहम्मदिया डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ तितुमूर। ऑप्शन इज हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, लखनऊ या नॉट अटेम्प्टेड। तो तितुमीर रिबेलियन आपने कभी ना कभी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए आज कि ये बंगाल में इन्होंने ये मूवमेंट लीड किया था। और तितुमुर रिबेलियन एक और रिबेल से एसोसिएटेड है, नड़केल बेलिया अपराइजिंग्स, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो। ठीक है, तो सिर्फ इसको नहीं याद रखना है, नड़केल बेलिया अपराइजिंग्स इसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था, ये भी ध्यान रखिए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखें कि ये जो रिवोल्ट्स हैं, मतलब ट्राइबल रिवोल्ट्स हो या फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स वाली बातें हों, ये फेमस है बीपीएससी का, तो प्लीज़ इन सबको रिवाइज करते रहे। एंड इन सब चीज़ों में हम भूलते भी ज़्यादा हैं, तो मोर एंड मोर रिवीजन इज रिक्वायर्ड, सो प्लीज़ डू दैट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पर आपके जो प्रोविजंस है दिए गए हैं, क्या सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, या ऑप्शन बी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, ऑप्शन सी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन डी ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, एक तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गया ऑल सिटीजन्स में, हम कहाँ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करवाते हैं, नहीं करवाते ना। हाँ, अब देखिए प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एकदम सिस्टम होता है, उन सिस्टम में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं एमपी पार्लियामेंट के, और जो आपके एमएलएज हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो उसमें बैठते हैं और फिर वो चूज करते हैं बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मैंने पॉलिटी क्लास में चीख कर एक्सप्लेन करवाया था, अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ा सा आप इसे रेफर करेंगे, प्रेसिडेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट का भी, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंट में वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए थे, आपको पता होगा कौन है, नाम भी आप बताइए, और कैसे उनका चुनाव होता है ये भी बताइए, और यहाँ पर प्रेसिडेंट के मामले में ये भी बताइए कि इनका रिमूवल जब होता है तो कैसे होता है, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
यहाँ पर ध्यान रखें, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं, यहाँ पर सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। दैट्स वाई जब भी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो नॉट को मैं बढ़िया से मार्क करता हूँ। तो ऑप्शन ए, मेंबर ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर 5 years। ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। ऑप्शन सी, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 550। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष होता है। और ऑप्शन ई तो है ही। बताओ आप कौन सा होगा। नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना। आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट थोड़ी ना लोकसभा के स्पीकर होते हैं। प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट होते हैं एक प्रकार से, मतलब क्या कहेंगे उसको, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। बस लोकसभा के स्पीकर को चुने जाते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा, उसका प्रॉपर इलेक्शन होता है, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है वैसे, राइट। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं एक्चुअली में क्या है, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर ये स्टेटमेंट रहता तो ये करेक्ट रहता, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ध्यान रखें कि ओथ कौन दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। ओके। एंड दूसरी बात आप ध्यान रखें कि जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का या हाई कोर्ट के जज का, वो कलीजियम सिस्टम के आधार पर होता है। और कलीजियम सिस्टम कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये जुडिशियरी के द्वारा इवॉल्व की गई एक मैकेनिज्म है जो 3 केसेस के माध्यम से इवॉल्व हुई थी। आपको पता होगा, फर्स्ट जज, सेकेंड जज एंड थर्ड जज केस, राइट। तो बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर। संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। 352। अरे भाई अभी तो पढ़ा, 352 इमरजेंसी की बात करता है, 356 भी इमरजेंसी की बात करता है, तो कहाँ से हो गया ये 370। कितना फेमस हुआ था आर्टिकल, 370 को हटाया गया। 370 ही था ना, हाँ 370 ही था, शायद जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। तो 3 तो वैसे ही गायब हो गए, तो आपको पता चल गया ना, 368 होगा। 368, इसमें भी ध्यान रखिए कि संविधान को संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो 3 टाइप में आती है जनरली। एक तो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर दो, ऐसे कुछ प्रोविजंस होंगे। एग्जाम्पल ढूंढ रहे हो, एग्जाम्पल है आपका स्टेट के एरिया को चेंज करना, या स्टेट काउंसिल को, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, असेंबली नहीं काउंसिल को हटाना, या फिर कंस्टिट्यूट करना, वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। अब स्पेशल मेजोरिटी आएगा, और एक आएगा स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट। तो ये आप समझ लीजिए, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेयर द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी एडेड टू द प्रीएम्बल। तो भाई ये जो आंसर हुआ आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, राइट। और यहीं से आप हमें एक आंसर दीजिए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, किस अमेंडमेंट को कहा जाता है। यहाँ पर एक और सजेशन है कि जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए संविधान का, खासकर 99 से लेकर जो अभी 106 या 107 अमेंडमेंट चल रहा है, उसको तो जरूर याद रखें क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी टोटल पद्मा अवार्ड वेर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2026। 141, 131, 127, 121। द राइट आंसर इज 131। और इसमें 3 आते हैं ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो पद्म विभूषण किसे मिले हैं ये तो जरूर याद रखें। और इन तीनों में अगर किसी बिहार वासी को मिला है तो उसको तो और अच्छे से याद रखें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 रिलीज्ड इन मार्च 2026, विच कंट्री हैज ऑब्टेन टॉप रैंक। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। आंसर आ गया होगा, यही सब देश तो आगे रहते हैं वैसे। वैसे टॉप पर है आपका फिनलैंड, राइट। अब यहाँ पर सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में अटकना नहीं है, यहाँ पर पता लगाइए कि भारत का क्या रैंक है। ओके। Coming to question number 19, which organization has released the Future of Jobs Report 2025? World Economic Forum, World Bank, International Labour Organization, International Monetary Fund. The right answer is World Economic Forum. Coming to question number 20, मई 2025 में किन दो राष्ट्रों के बीच ये जो एक्सरसाइज है अरास 2025 वो हुआ था, ठीक है। यहाँ पर अब ऑप्शन है इंडिया और रशिया, इंडिया और ईरान, ईरान और अजरबैजान, और रशिया और ईरान।
तो देखिए, बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है, ऐसा नहीं कि जो एक्सरसाइजेज में जो इंडिया इन्वॉल्व हो वही होगा। यहाँ पर राइट आंसर है आपका ईरान और अजरबैजान, जबकि इंडिया से ये एसोसिएटेड ही नहीं है। ठीक है। एंड वैसे आप हमें बताइए, जी मैक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होता है? युद्ध अभ्यास ये किन दोनों देशों के बीच में होता है? क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विच वाज इन न्यूज इन जनवरी 2026, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाया गया है? यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, G7, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये क्या है CBAM? ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन जो है वो एडिशनल टैक्स लगा रहा है इंपोर्टेड गुड्स पर, खासकर उन इंपोर्टेड गुड्स पर जो कोयले या फिर पॉल्यूशन करने वाले मेथोडोलॉजी से बनाए जाते हैं। और इस कारण से इंडिया ने नाराजगी भी जताई है, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखें, ये यूरोपियन यूनियन ने लगाया था। अब यूरोपियन यूनियन, UN, G7, थोड़ा पढ़ लीजिए इसको। वैसे अगर अभी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट ये तो देख लीजिए कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर है, कोई लेटेस्ट जुड़ा है क्या। राइट। G7 का समिट हाल फिलहाल में हुआ था, कहाँ हुआ था, याद करिए इन सबको। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इश्यूड 3-year एक्शन प्लान फॉर नशा मुक्त विद्यालय अंडर नशा मुक्त भारत अभियान मार्च 2026? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी कानून एवं न्याय मंत्रालय। राइट। यहाँ पर पता नहीं, मुझे एक हिंट दिखा, नशा मुक्त विद्यालय, तो विद्यालय से रिलेटेड तो भाई शिक्षा मंत्रालय ही डील करते हैं। राइट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर ये जो वेक्टर है और यहाँ पर जो डिजीज है, तो कौन सा वेक्टर कौन सा डिजीज का यूज करता है, उसमें आपका आंसर पूछ रहा है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, नॉट पूछ रहा है, तो जो गलत है वो बताना है। पहला है आपका शेष से फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस। बी है क्यूलेक्स, प्लेग। सी है एडीज एजेप्टी, डेंगू। डी है एनेफोस, मलेरिया। ई है नॉट अटेम्प्टेड। तो आप बताओ हमें भाई, इसका राइट आंसर है क्यूलेक्स। ये प्लेग काउज नहीं करता है, तो क्या काउज करता है बताओ भाई आप? एडीज एजेप्टी ये डेंगू है, येलो फीवर है, चिकनगुनिया है, और एक और है शायद, हाँ जी का वायरस, वो सब काउज करता है। तो प्लीज़ ये सब ध्यान रखें। एनीफोस मलेरिया काउज करता है। राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूज्ड टू मेक वर्मी कंपोस्ट इन इंडिया? तो ये चारों आपके ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, एंड इसका आंसर है आइसिनिया फोएटिडा फेटिडा। राइट। Coming to the last question, in the human body, which part of the blood transport carbon dioxide? तो क्या ये व्हाइट ब्लड सेल है, या हेमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा, सी बॉडी प्लाज्मा ओनली, एंड डी प्लेटलेट्स एंड नॉट अटेम्प्टेड? तो इसका राइट आंसर बेसिकली हेमोग्लोबिन और प्लाज्मा दोनों है। देखिए, जो हमारा ब्लड है ना, उसमें इतना तो पता है कि 70% प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। राइट। तो ये ध्यान रखेगा, अगर सबसे ज़्यादा भी पूछता तो प्लाज्मा होता, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कौन करता है, तो उसके साथ साथ हेमोग्लोबिन भी करता है। हेमोग्लोबिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होते हैं, मिक्स होकर फिर ये बॉडी में ट्रेवल करता है। सो द राइट आंसर इज बी। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स, हमने टॉपिक 1 का डिस्कशन कंप्लीट किया है, एंड कुछ समय बाद आपको टेस्ट 2 का भी डिस्कशन मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप कुछ अच्छे से फैक्ट्स सीखे होंगे, और जो भी मैंने आपको रिकॉल करने की बात की है आप उसे रिकॉल करिए, और अगर देखिए कि जहां आपकी गलतियां हो रही हैं उन्हें रिवाइज करिए, तभी आपका काम बनेगा। तो थैंक यू, वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट सीरीज।